Hello everyone, my name is Avinash Singh and I am a mathematics teacher. Today we are going to discuss about a very beautiful subject mathematics जो कि बचपन से ही हमको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जैसा कि मैंने अभी आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम है अविनाश सिंह और मैं पिछले 6 सालों से जेईई मेंस के लिए बच्चों को नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। सो यू कैन से आई एम अ मैथमेटिक्स एजुकेटर. Today we are going to discuss about our childhood knowledge, which was the number system. अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो हमको स्टार्टिंग से जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो हमको नंबर्स के बारे में बताया जाता है कि नंबर्स होते क्या हैं. एक्चुअल में हमको लिखना सिखाया जाता है कि नंबर्स क्या हैं और कहाँ से लिखना स्टार्ट करें. तो जब हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है तो हमको सबसे पहले पेन और पेपर देके यही बोला जाता है कि आप नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में जाते हैं हमको काउंटिंग सिखाया जाता है. फिर उस काउंटिंग की हेल्प से हमको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सिखाए जाते हैं कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है और डिवीजन क्या होता है, ठीक है. तो उन नंबर्स के साथ हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखते हैं. फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि एक एक नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में तो सबसे पहले हमको नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है जिसके लिए हमको एक नाम दिया जाता है अरिथमेटिक. हिंदी में बोलते हैं अंक गणित, अंकों का गणित, ठीक है. तो उन नंबर्स की स्टार्टिंग जो होती है वो क्लास 5th से स्टार्ट होता है, जो कि पहला नंबर जो हमारा होता है वो होता है नेचुरल नंबर. इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये जो नेचुरल नंबर होता है वो नेचर से एक नंबर लिया गया है. जैसे नेचर में हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक है. तो नेचर से इस नंबर को लिया गया इसलिए हमने इसका नाम रख दिया नेचुरल नंबर. क्लियर. तो नेचुरल नंबर जो है हमारा स्टार्ट होगा 1 से. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया एंड सो ऑन. तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो इन 3 डॉट्स का कुछ मतलब है, मतलब ये नंबर कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है. और इनको हम पढ़ेंगे एंड सो ऑन. और ये नंबर कंटिन्यू कहां तक रहेंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक है. फिर इन्हीं नंबर्स के थ्रू हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सीखा था. अब इसको हम इतने डीप में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतने कंसेप्चुअल क्यों हो रहे हैं इन सब चीजों को लेके. तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स को अब ऐसा हमेशा नंबर्स के हिसाब से नहीं बताया जाएगा, ठीक है. जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ नाम दिया जाता है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के अंदर किसी ना किसी टॉपिक का कुछ ना कुछ नाम दिया गया, ठीक है. तो मैथमेटिक्स में इसको नाम दिया गया नेचुरल नंबर. अब बार बार आपको ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नहीं सिखाया जाएगा. क्लियर है. तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ सीखेंगे तो हम ऐसे बोल देंगे कि दिस नंबर बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, दिस वेरिएबल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है. तो नेचुरल का मतलब ही हमारे दिमाग को यह समझ में आना चाहिए कि जब वर्ड यूज किया गया नेचुरल तो नेचुरल से हम कितने वाकिफ हैं, नेचुरल नंबर को हम कितने ढंग से जानते हैं, ठीक है. तो नेचुरल नंबर को क्लियरली समझने का मतलब है हमारे दिमाग को एक इंफॉर्मेशन जा रहा है कि नंबर स्टार्ट होगा 1 से और इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है. ये कहां तक जाएगा, ऐसा इनफाइनाइट तक, ठीक है. इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसकी एग्जैक्ट कुछ वैल्यू नहीं है, एक बहुत बड़ा सा नंबर है, ठीक है. अब इसको हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकली. अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है. फिर जैसे ही हम क्लास 5th में नेचुरल नंबर पढ़ लेते हैं, इनके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना सीख जाते हैं और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास 6th में, ठीक है. उस टाइम पे हमको एक नया नंबर सिखाया जाता है और उसका नाम है होल नंबर. तो होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो हमारे नेचुरल को कंप्लीट करे. तो कंप्लीट करने के लिए इसमें हमने 0 से नंबर सीखा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है. और इस नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से,
क्लियर है? फिर हमने जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो सारे नंबर्स हम सीखने के बाद उन प्रॉपर्टीज को सिखाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन नंबर्स पे अप्लाई होती हैं, ठीक है? फिर जैसे ही हम क्लास 6 में होल नंबर को हमने कंप्लीट किया, फिर हमने देखा एक नंबर जिसका नाम है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है समझिए। इंटीजर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इंटीजर हमारा, हमको बोला गया कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो हम ऐसा कॉमर्स में बच्चों, बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, या बैंकिंग सेक्टर में आपको पता होगा डेबिट क्रेडिट का सिस्टम समझाया जाता है, ठीक है? तो डेबिट का मतलब होता है हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ, और क्रेडिट का मतलब हुआ है ऐड हुआ। तो अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? तो हमने यहां बीच में एक नंबर लिख दिया 0, और इसके बाद हमने नंबर से स्टार्ट किए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जितने हमारे पास पॉजिटिव नंबर है उतने ही क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो यहां पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है? अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस 0 वाले पोजीशन से राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर है, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर, ठीक है? तो जितने लेफ्ट में जाएंगे उतनी छोटी वैल्यूज मिलेंगी, और जितने राइट में जाएंगे उतनी बड़ी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है? तो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो 0 वाला नंबर है, ठीक है, ये 0 हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और यहां से हम राइट में जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, और लेफ्ट में जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि 0 क्या है, एक मिरर है जिसका इमेज बन रहा है दूसरे साइड पे, सेम डिस्टेंस पे। अगर 0 से 1 का डिस्टेंस 1 यूनिट है तो 0 से -1 का भी डिस्टेंस क्या होगा, 1 यूनिट, ठीक है? 2 का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो 0 से -2 का भी डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट। क्लियर है? अब इंटीजर को ऐसा बोला गया कि इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर नेचुरल नंबर तो n से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आपने n लिख दिया, होल नंबर w से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आपने w लिख दिया, तो इंटीजर को आपने z क्यों लिखा? तो बेटा देखिए ऐसी बात है कि ये जो हमारा इंटीजर वर्ड है वो i से स्टार्ट तो हो रहा है, बट आगे चल के हमको एक और नंबर पढ़ना है जिसका नाम है इरेशनल नंबर। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि i से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो अगर ये कोई वर्ड किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ उसकी वजह से नाम दे दें, ये तो ठीक नहीं लगता, ठीक है? तो मैथमेटिशियंस का कहना है कि क्यों ना हम इसको एक नया लेटर दें, तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे कौन सी लेटर से, z से, ठीक है? अब 0 के बाद मैंने बताया पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 0 के पहले नेगेटिव इंटीजर्स है, तो 0 के बाद वाले नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और इसको लिखेंगे z प्लस से, ठीक है? और 0 के पहले जो नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स और इसको रिप्रेजेंट करेंगे z माइनस से, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि ये बेसिक्स है, और बेसिक अगर आपका वीक है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग भी वीक बनेगी और वो किसी ना किसी दिन गिर जाएगी। तो बेहतर है कि हम अपने बेस को, फाउंडेशन को मजबूत बनाएं, जिसके वजह से हमारा बिल्डिंग जो है, ठीक है, वो अच्छे से बने। फाउंडेशन अच्छा तो बिल्डिंग अच्छी, ठीक है? हमने अभी तक क्या क्या देखा कि नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने देखा नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, और एंड होता है इनफाइनाइट पे, तो उसका एंडिंग पॉइंट तो नहीं बोल सकते। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी जा रहा है एंड सो ऑन इनफाइनाइट की तरफ। इंटीजर के बारे में हमने बोला कि इंटीजर एक ऐसा नंबर है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर है, और जो 0 जो है वो उसका न्यूट्रल पॉइंट है। तो 0 के राइट पे जो हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 के लेफ्ट पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। 4th नंबर आया हमारे पास रैशनल। अब ये रैशनल नंबर आया कहां से, दिमाग में कैसे आया कि ऐसा भी कुछ नंबर हो सकता है, ठीक है? तो जैसा कि हमने अभी इंटीजर देखा था कि 0 के राइट पे पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव, तो एक क्वेश्चन ये आया, क्या 0 और 1 के बीच में नंबर नहीं हो सकते? एक क्वेश्चन आता है, क्या हमारे पास ऐसे सिर्फ काउंटिंग 0 1 2 3 4 भी 4 ही होंगे,
या 0 से 1 के बीच में भी कोई नंबर होगा, तो उसके लिए बोला गया कि प्रैक्टिकली समझते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक ये स्टाइलिस है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये 1 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, बीच से तोड़ दूं, तो इस एक यूनिट के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसके एक हिस्से को क्या बोले, इसके कितने पार्ट हो गए, 2। तो इसके एक हिस्से को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मैथमेटिकली, ठीक है। तब समझाया गया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि पहले हमारे पास एक यूनिट था, इसके 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो 2 हिस्से का अगर एक पार्ट लिया गया है तो इसको हम बोलेंगे 1/2। एक यूनिट को हमने कितने हिस्से किए, 2, ठीक है। तो उसके एक हिस्से को क्या बोलेंगे, 1/2। दूसरा वाला भी क्या होगा, 1/2। दोनों को अगर ऐड करें तो 1/2 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, 2/2, ठीक है। तो 2/2 क्या होता है, 1 होता है ऑब्वियसली। तो इसके हिसाब से हमको रैशनल नंबर सिखाया गया कि इस 0 और 1 के बीच भी हमारे पास ढेर सारे नंबर है। अब ढेर सारे मतलब कितने, तो इसको बोला गया हमारे पास 0 और 1 के बीच इनफाइनाइट नंबर है, मतलब हम इस चीज को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा दिया गया, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी 0। q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है। अगर q हमने 0 लिया तो ऐसा क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको आप सेम एग्जांपल से समझिए, q 0 का मतलब ये एक पार्ट था, इसको बोला गया 0 पार्ट में क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। 0 पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब है इस स्टाइलस को गायब कर देना, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1/0 अगर कहीं आ रहा है, 1 सिर्फ 1/0 नहीं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो चीज डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। कुछ जगहों पे हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि 1/0 तो इनफाइनाइट होता है। चलिए उसको भी समझते हैं कि 1/0 हम इनफाइनाइट कब बोलने वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में 1/0 तो नॉट डिफाइंड होगा, एक्यूरेट 0 पे रिजल्ट डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर एक केस आया 1/0 प्लस का, ठीक है, तो 0 प्लस का मतलब समझिए, 0 पार्ट्स तो हम यहां नहीं दिखा सकते, लेकिन 0 प्लस में मैं इतना वाला पार्ट बोल सकता हूं, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सपोज कीजिए मैंने इसको लिखा 0.00000, ठीक है, ऐसे लिखते चले गए और बाद में मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो 0 से बड़ा नंबर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो 7th क्लास में हमने एक नंबर पढ़ा था डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो डेसिमल टू अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम इस सेम चीज को लिख सकते हैं 10⁻⁻13, ठीक है। और यही पार्ट जब न्यूमरेटर में जाएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर जब हम पढ़ते हैं, तो नेगेटिव साइन जब ऊपर जाता है तो ये क्या बन जाता है 10⁻13। अब ये जो नंबर है हमारे पास 10⁻13, ये हमसे काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम ऑलमोस्ट किसके बोल देते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। 10⁻13 क्या बन गया, इनफाइनाइट। क्लियर है। अब आते हैं 1/0 माइनस, अगर वैल्यू हमारी 0 से कम हो गई, तो 0 से कम होने का मतलब ही है कि अब हम लेफ्ट में चल रहे हैं। और इंटीजर में मैंने आपको समझाया था कि अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आने लगता है, ठीक है। तो जब हम 1/0 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि 1/0 को बताइए रिजल्ट क्या होगा, तो कभी इनफाइनाइट नहीं बोलना है। 1/0 का मतलब होता है ये चीज डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। बट अगर 0 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू हुई, 1/0 प्लस हुआ, तो हम बोलेंगे कि दिस वैल्यू इज डिफाइंड एंड इट गिव्स रिजल्ट इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे ही 1/0 माइनस को क्या बोल देंगे, माइनस इंफिनिटी। एक क्वेश्चन और यहां से हम समझ सकते हैं
कि अगर 1/0 इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा? ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब ये जहां से रिजल्ट आया वही पार्ट आप यहां पे लिख दीजिए, 1/1/0 प्लस। और फ्रैक्शन में समझाया जाता है क्लास 7th में, वही चीज, सेम चीज तो नहीं बोल सकते क्योंकि फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर से। रैशनल का केस भी वैसा ही है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। बट इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम इनको चाहे तो चेंज करके, अगर कुछ फैक्टर्स है हमारे पास तो हम इनको चेंज करके रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो 3 टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए, रैशनल, फ्रैक्शन एंड रेशियो। तीनों को लिखते एक जैसे हैं बट तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं 1/इनफाइनाइट को, तो इसको लिख रहे हैं 1/1/0 प्लस। अब इस 0 प्लस को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 1/इनफाइनाइट जो होगा वो क्या होगा? 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। ऐसे ही अगर हम यहां पे बात करें 1/-इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। फिर आता है क्वेश्चन कि इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसा कि हम यहां बता रहे हैं, ये जो लाइन बनाया गया है इसी लाइन का नाम क्या है? नंबर लाइन। इस लाइन पे हम नंबर्स को लिख रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नंबर लाइन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सपोज कीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1/2 को आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी एक हिस्से को, एक यूनिट को, ये 0 है ये 1 है, इस एक यूनिट को कितने पार्ट में ब्रेक किया गया? ये डिनोमिनेटर बता रहा है, ठीक है, क्यू बता रहा है, तो इसको बोला गया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अभी मैंने जैसा एग्जांपल से बताया था, तो इसके एक हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं? 1/2। और दूसरा वाला भी हिस्सा, अगर हम सिर्फ दूसरे वाले हिस्से की बात करें तो ये भी क्या है? 1/2। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने पे हाफ प्लस हाफ 1 बन जा रहा है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए हमसे पूछा गया कि 6/2 बताइए, ये तो 6/2, चलिए 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया 5/2 बताइए। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आपको याद होगा कि ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से बड़ी हो गई तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको 3 टाइप्स पढ़ाए गए थे। पहला टाइप था प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स्ड। तो प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। ठीक है, और इसी इम्प्रॉपर वाले पार्ट को हम मिक्स में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3/2। ठीक है, तो अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करें तो कोसेंट में 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 1 जार 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, तो ये एक तरीका क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 2.5। क्लियर है, तो 2.5 का मतलब हुआ 2 प्लस हाफ, सेम ही मतलब है, 4 + 1 5। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसा 2 यूनिट तक कंप्लीट है, उसके बाद हाफ है, मतलब दूसरे और तीसरे यूनिट के बीच, मतलब यहां से अगर हम 3 यूनिट बात करें तो 2 यूनिट के बाद अब इस हिस्से को हमने क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका ये वाला हिस्सा 1/2, ये वाला हिस्सा 1/2। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने पर यूनिट को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है डॉट, यहीं पे हमारा 5/2। तो रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो सकता है डिवाइड बाई 3 लिख दिया जाए। अगर 1 डिवाइड बाई 3 लिखा है मतलब एक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। ठीक है, जिसमें से उसका एक हिस्सा जो है वो है क्या? 1/3, और बाकी के जो दो हिस्से हैं उसको हम बोल सकते हैं 2/3। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन पे ऑपरेशन कैसा होता है। रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 4 तरीके के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे पहला टाइप लिखा है इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो एडिशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसका मेथड ये है कि डिनोमिनेटर्स सेम है, ठीक है, तो न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6/3, या इसी को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/1। तो ये हमारे पास एक तरीके का बोल सकते हैं रेशियो है, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना, क्लियर है। इसका मतलब एडिशन का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर्स को ऐड करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ डिनोमिनेटर्स हैविंग कॉमन फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर्स के पास कुछ कॉमन फैक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल 1/3 प्लस 2/6, तो 3 और 6 के फैक्टर्स क्या है 1, 3 एंड 6, या फिर हम इसको 2 भी है 1, 2, 3 एंड 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो दोनों के पास एक चीज कॉमन है, वो क्या है 3, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अगर डिनोमिनेटर सेम कर दिए जाए तो न्यूमरेटर्स का एडिशन इजी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको नाम बोलते हैं हम एलसीएम मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, कि आप दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 एंड 6 का एलसीएम क्या बन जाएगा 6, ठीक है। अब इस 3 वाले नंबर को हमने 6 बनाया है, डिनोमिनेटर बेसिकली क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं। 3 को हमने क्या बनाया 6, अब 3 6 कैसे बनेगा, जब 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस किए हैं, तो रेशियो सिखाता है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस किए हैं तो सेम चेंज किधर करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। मतलब 1 का मल्टीप्लीकेशन अब किससे करना पड़ेगा 2 से, और प्लस इसका डिनोमिनेटर तो एज इट इज है 6 का 6 ही रह गया, तो इसमें किसी नंबर के मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया 4/6। कंसेप्ट समझिए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर 2/6 लिखा है, इसको भी 1/3 कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, हम कर सकते थे। बस आपको एक कंसेप्ट सिखाया जा रहा है कि अगर हमारे नंबर्स के पास फैक्टर्स हैं तो हम उनको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करके 2/3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों नंबर इवन नंबर है, और इवन नंबर को हम 2 से क्या कर सकते हैं डिवाइड, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप ये है कि इफ डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम। तो सबसे पहले तो समझिए को प्राइम नंबर्स, को प्राइम से भी पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिसमें नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा खुद हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 2, ठीक है। 3 1 एंड 3, 4 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसके अब 2 से ज्यादा फैक्टर हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 1 इंटू 4, ठीक है। तो इस केस में हम 4 को क्या नहीं बोल सकते प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल दूं एडिशन के लिए 2/3 प्लस 4 सपोज कीजिए मैंने लिख दिया यहां पे 8, ठीक है। या फिर 4/8 नहीं लिख के मैं 5/8 लिख देता हूं, नहीं तो आप फिर से कहेंगे कि सर रेशियो निकाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। 3 एंड 8 के बारे में अगर हम बात करें तो 3 का फैक्टर है 1 इंटू 3, 8 का फैक्टर 1 इंटू 8 भी हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 4 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 4 भी हो सकता है। बट 3 और 8 के बारे में बात करें तो इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1, ठीक है। तो जब हमारे पास नंबर्स डिफरेंट हो, को प्राइम नंबर्स हो, तो वहां आपने क्या था कि सर हम इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका एक और ट्रिक ये हो सकता है कि क्यों ना हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा दें, 3 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है। तो 3 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते, ठीक है। यहां पे कैसा कनेक्शन कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, और इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 8 से, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से। तो 16 + 15 डिवाइड बाई 24, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 31/24, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि टाइप ऑफ जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं इनको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। टाइप 4 आता है लुक्स अलाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा अभी पिछले एक पेज पे हमने यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी, बड़ी होगी, और इसको हम जब हम डिवाइड करेंगे तो कोसेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर रहेगा इधर, ठीक है। तो अगर हम इस सेम चीज को ऐसा लिख दें, जैसे 2.5 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + ½ ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप के, 3 + 4/5, तो इसमें भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जैसा हमने यहां पे किया, 5 3 = 15 + 4 19/5, ठीक है। तो इन टाइप्स में अगर हम ध्यान दें तो पहले टाइप में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स ऐड कर दिया। दूसरा, जब डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर है तो यहां पे भी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने एक मेथड लगा दिया जिसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड, ठीक है। तीसरा केस था जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स को प्राइम हो, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो हो 1, ठीक है। उस केस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकते, ठीक है, और इसका 3 का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो इस केस से भी रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे भी हम एक तरीके से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है, 3/1, ठीक है। तो 15 + 4 19/5, 1 × 5 क्या बन गया, 5। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सबको सेम मेथड से कर सकते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको यहां पे क्रॉस लगाना है तो यहां पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। फॉर एग्जांपल 6 + 12 18/9, ठीक है। तो 18/9 का मतलब क्या हुआ, 2। यहां पे देख लीजिए 6 + 6 12/6 12/6 सॉरी 12 × 12/18 3 × 6 क्या बन जाएगा, 18। तो 12/18 को हम अगर 6 से डिवाइड करें तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रैशनल नंबर दिख रहा है, सिर्फ अरिथमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर एलजेब्रा में भी क्या दिख रहा है आपको, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या दिख रहा है, रैशनल, तो हम उन सभी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 मेथड में से जो भी आपको सबसे सिंपल लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट कुछ गलत आएगा, सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम रेशियो में तुरंत लिख लेंगे। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हीं 4 टाइप्स पे 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ, एक आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे पहला टाइप यहाँ पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है कि न्यूमरेटर्स ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 20/15। अब हम ये देख रहे हैं कि 0 और 5 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो 0 और 5 अगर यूनिट डिजिट पे है तो सिंपल सा कंसेप्ट है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 4/3, ठीक है। दूसरा टाइप, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो आप जैसे जानते हैं 13 के टेबल में आता है 26, तो 13 × 2 करने पे 26 आता है, मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का, तो 6 में भी किसका मल्टीप्लीकेशन, 2 का, +3/26, तो ये क्या बन गया, 15/26, या ऐसा बोले 13 और 26 का एलसीएम आया 26, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तीसरा टाइप, अगर हमारे पास नंबर आ जाए को प्राइम 6 और 7, 6 और 7 के पास भी एक ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 7 × 7 49 +6 × 5 30 अपॉन में 42, ठीक है। ऐसा किया हमने, फिर इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया 79/15,
42। ठीक है, आखिरी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं, सेकंड वाले लास्ट वाले करता हूं, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 4 46 अपॉन क्या बन जाएगा 7। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आया है। ठीक है, अब इन्हीं टाइप्स को देखते हुए हमने कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब उनको यहाँ पर रेशनल फॉर्म नहीं दिखता कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो ऐसे केस हमने क्रिएट किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि अगर ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब हमको रिलेट करना है कि वो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा है 3/x प्लस y/x, तो डिनोमिनेटर क्या है सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो 3 प्लस y अपॉन क्या बन जाएगा x। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में भी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप सेल्फ ट्राई कर सकते। अगर इसके नीचे आए हम, y लिखा है इधर y क्यूब लिखा है, तो जैसा सेकेंड टाइप हमने डिस्कस किया कॉमन फैक्टर का, तो y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं y इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या बनेगा y क्यूब। ठीक है, अब y को y क्यूब बनाना है तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके पास किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y स्क्वायर से। तो अगर इसको आप सेम बना रहे हो डिनोमिनेटर, तो इधर के न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y स्क्वायर से। तो यहां क्या बन जाएगा 3xy स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 इसलिए क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे देखते हैं, यहां लिखा है 3, यहां 7, यहां x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, तो यहां पे आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या अगर आप सोच पा रहे हैं तो यहां पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का एलसीएम एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार प्रोडक्ट है, ये 3 बार है, तो हाईएस्ट वाला पार्ट ही हमारा एलसीएम का पार्ट होता है। 3 एंड 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा 21। क्लियर है, अब 3 को हमने 21 बनाया मतलब 7 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये नंबर 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाला भी नंबर 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 7 क्या कर लेंगे 49। z लिखा है z लिख दिया। एक्स स्क्वायर को हमने एक्स क्यूब बनाया, मतलब इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन किया x का, तो इधर इसमें भी किसका हो जाएगा x का। ठीक है, एक और किसका मल्टीप्लीकेशन किया था 7 का, तो इधर इधर भी किसका हो जाएगा 7 का, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा 49zx। ठीक है, अब इसमें अगर हम ध्यान दें डिनोमिनेटर में, तो 7 को हमने क्या बनाया 21, तो 7 21 कब बनेगा जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 3 से अगर हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दो, 3 5 जार 15। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 15y। ठीक है, ऐसे ही एक हमारे पास मिक्स जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो मिक्स्ड में तो सबसे सिंपल काम है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से होगा तो क्या बन जाएगा 3x क्यूब, प्लस में 2 और अपॉन में क्या बन जाएगा x। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट पे, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करें। तो ये भी सिंपल है, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 3 अपॉन साइन थीटा, तो सेम कंसेप्ट साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस 3 अपॉन में क्या बन जाएगा साइन थीटा। मिक्स्ड का पार्ट है, सेकेंड वैसा ही है। थर्ड में देखें तो यहाँ लिखा है सेक थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसी टर्म को हम 2 बार लिख सकते हैं सेक इंटू सेक, और यहाँ सिर्फ एक सेक है, तो इसका डिनोमिनेटर एलसीएम में क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। अब सेक को हमने सेक स्क्वायर बनाया, मतलब इसमें किसका मल्टीप्लाई किया सेक का, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई सेक का, तो इधर हम लिख लेंगे tan थीटा इंटू सेक थीटा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर रहे, अभी सिर्फ आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में रेशनल टर्म्स आते हैं तो हम उनको लिखें कैसे। सॉल्व करने का काम हमारा इसके बाद है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कि कौन का किस एक्सप्रेशन का किस एक्सप्रेशन के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 सेक थीटा, सॉरी यहां तो हमारे पास सिर्फ क्या है सेक स्क्वायर है, तो यहां सेक का मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें तो यहां लिखा है 2 सेक थीटा, यहां लिखा है कोसेक थीटा, डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग है,
तो अलग अलग है तो हमने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा को हमने 2 कोसेक इंटू सेक बनाया, तो मतलब 2 इंटू सेक थीटा इस वाले टर्म से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी कर लीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉट थीटा में, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोसेक से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 में। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेम दिख रहा है हमारे पास 2 एंड 4 है, तो हमने नंबर्स के साथ डील किया था, एलसीएम लेके कर सकते। ठीक है, फिर ऐसा क्वेश्चन ये है, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम खुद से क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हम चीजें सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड रेशनल नंबर्स आते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, जिसमें फैक्टर्स का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अलजेब्रा को पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स आपको समझ में आएंगे, कुछ चीजें पहले से समझ में आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर में x+1, यहाँ लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का सिंपल सा मतलब है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अब 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, सेम दिख रहा है, मतलब इसका एलसीएम क्या बनेगा, हाईएस्ट पावर, मतलब x+1 का होल स्क्वायर इसका क्या बन गया, एलसीएम। अब ये x+1 का होल स्क्वायर कब बनेगा, जब इसको फिर एक बार और इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो डिनोमिनेटर हमने फिर वही कंसेप्ट वही है, डिनोमिनेटर क्या बनाया, x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या था x+1, मतलब इसको वापस इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में भी होगा, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, x+1 के साथ, और प्लस में इसका डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हम इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x+1 + 5 6 बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब अगर सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है x-1, यहाँ लिखा है x² -1। तो अगर हमको अलजेब्रा का आइडेंटिटी आता है तो यहाँ हम ऐसा देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है a² - b²। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, पहले उन्हीं चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, x-1 एंड x+1। ठीक है, फिर से वही एलसीएम का काम, x-1 कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारे पास पार्ट है यही इसका क्या है, एलसीएम है। तो इस सेम चीज को वापस से हम क्या लिख सकते हैं, x² -1। ठीक है, और x-1 में किसका मल्टीप्लीकेशन करने पे हो रहा है, x+1 का, तो 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, x+1 से, और फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो 4x लिख दीजिए। अब ऊपर वाले को आप सिंप्लीफाई करना आता है आपको, 3x डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 3x + 3 + 4x, मतलब 7x + 3 डिवाइड बाई क्या आ गया, x² -1। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते। यहां पे लिखा है x+2, यहां लिखा है x² + 4x + 4। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसका फैक्टर। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, या फिर अगर आप देख सकते हो तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा हुआ है a² + 2ab + b², मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो ये कुछ पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, यहां लिखा है x+2। तो आप इसको ट्राई करेंगे खुद से। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, दोनों अलग अलग चीजें दिख रही हैं। जैसे ही हमको चीजें अलग दिखती हैं, इन्हीं को हम नंबर्स में कोप्राइम बोल रहे थे। तो ये भी एक तरीके से क्या है, कोप्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर में 7 - y इंटू 4 + x, अब 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 + x से, और प्लस साइन जो लिखा है वैसा एज इट इज लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा 7 - y से। ठीक है, अब इस पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 + x + 3 × 7 21 - 3y अपॉन में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ पे है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन हम खुद से, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सेम मिक्स्ड वाले केस आ गए तो मिक्स्ड में तो सिंपल सा काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई का काम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर दिख रहा है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है, बट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस टू इंटू 3x माइनस टू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो 3x माइनस टू इंटू 3x माइनस टू, दो बार सेम चीज मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4x प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3x प्लस 2 से। अब ये एक अलजेब्रा है, आप इसको सेल्फ ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रैशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आया है। ठीक है, उनके टाइप समझ में आया है। अगर आपको रैशनल नंबर नंबर्स के साथ खेलना आ गया है तो वेरिएबल्स के साथ भी खेलना आ जाएगा। ठीक है, और एक्सप्रेशंस के साथ भी खेलना आ जाएगा। चलिए, सब्ट्रैक्शन का भी सेम काम है, जो हमने मेथड सीखा है एडिशन में, सेम काम सब्ट्रैक्शन में होगा। तो इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, बाकी आप सेल्फ ट्राई कर सकते। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 8 3 जार 24 माइनस 7 4 जार 28, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 8 56। 24 माइनस 28 करना है, ऑब्वियस सी बात है 28 बड़ी वैल्यू है, तो इसका जो साइन है पहले वही साइन लिखेंगे और बड़े से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो -4 अपॉन क्या आ जाएगा, 56। ठीक है, और 4 से अगर हम चाहें तो देखिए इवन नंबर है दोनों, 2 से ट्राई करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ट्राई करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 अपॉन 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो -1 बाई क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है। फिर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मिक्स्ड वाले क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से। ठीक है, तो अगर ये नंबर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर को भी किससे करना पड़ेगा, एक्स से। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 3x माइनस 4। ठीक है, सेम काम हमारा ट्रिग्नोमेट्री में होगा। मिक्स्ड वाले क्वेश्चन डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है tan थीटा, यहाँ लिखा है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एलसीएम में tan स्क्वायर थीटा आएगा और नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो दूसरे वाले पार्ट के डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, चेंज किधर होगा, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो इस tan को 2 tan स्क्वायर बनाना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर tan थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए और इनटू में लिख दीजिए cos थीटा। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चंस हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चंस काफी इजी हैं, ये प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा कि रैशनल नंबर्स को हम सॉल्व कैसे करें। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन का केस समझते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है कि न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर आपस में, जैसे a बाई बी इंटू सी बाई डी है। ठीक है, तो a का c से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और b का d से। क्लियर है? तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए सी बाई बी डी। तो नंबर्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, सबके लिए कंसेप्ट सेम ही करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 इंटू 5 नीचे कर देंगे 35, 2 इंटू 3 ऊपर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, ये एक नंबर देख लीजिए, 13 इंटू 5 है। ठीक है, आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इनको सिंप्लीफाई करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस 13 को 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन पहले बाहर निकाल लेता हूं, 5/13 इंटू 13/5, 13 इंटू 5। ठीक है, तो 13/13 क्या बन जाएगा, 1, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैंसिल कर रहे हैं। 5/5 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, फिर अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में भी देखिए, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5xz²। ठीक है, यहां पे पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे तो 15। ठीक है, y x पहले लिखते हैं तो x³ लिख लेते हैं, फिर y लिख लेते हैं, फिर z लिख लेते हैं। अब यहां पे भी आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते। ठीक है, कैसे, x का एक पावर यहां है, यहां 3 है, तो इससे आगे माइनस हो जाएगा तो इसको 2 बना देगा। ठीक है, यहाँ z का एक पावर है, यहाँ 2 है, तो इसको 1 बना देगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 5z/15x²।
ठीक है, y। 5 से भी चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, 5 3 जा 15। ठीक है, तो हम कोफिशिएंट्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वेरिएबल्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सेल्फ ट्राई करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशंस की बात करें तो यहाँ पे भी देखें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक कॉस है, यहाँ पे 3 है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 5 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का पार्ट भी क्या है हमारे लिए, इजी। ठीक है, बाकी का मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए। ठीक है, ये वाला सेल्फ ट्राई कीजिए, समझ में आएगा, क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आगे आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन का कहना है कि जो पार्ट आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इस चीज को फ्रैक्शन समझाता है। अगर मैं यहाँ इसको नीचे से लिखूं ऐसा कुछ, तो इस टोटल पार्ट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या समझाया जाता है कि अगर डिवीजन का केस है और उसमें भी डिवीजन है तो हम इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं डी बाई सी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फिर से कौन सा पार्ट बन गया, मल्टीप्लीकेशन का। तो कहीं पे भी डिवीजन लिखा है तो हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो यहां से ए डी वाई क्या बन जाएगा, बी सी। ठीक है, तो यहां जो नंबर्स लिखे हैं उनके साथ ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4th क्वेश्चन है 32/7, इसको मल्टीप्लाई लिखा, 14 चला जाएगा ऊपर और नीचे 8 आ जाएगा। अगर कुछ नंबर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो कर लेंगे, 7 के टेबल में आता है तो 7 2 जार, ठीक है, 2 4 जार 8, 4 8 जार 32। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 8। क्लियर है। ऐसे ही नेगेटिव वाले साइन को भी देख लेते हैं, -7/9 मल्टीप्लाई करेंगे, -18 क्या बन जाएगा 14। अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन के केस में पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जार 14 और 9 2 जार 18। तो यहां से रिजल्ट में क्या आ जाएगा 2/2, सॉरी क्या आ जाएगा 2/2। तो ये भी आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1। ठीक है, सही है। चलिए आगे, ऐसे वेरिएबल्स का केस है तो एक डिवीजन का केस यहां पे देख लेते हैं। यहां लिखा है 3xz अपॉन 9y², इसको इनटू कर लेंगे, ऊपर क्या चला जाएगा 2xz और नीचे क्या आ जाएगा 3x। माइनस साइन है तो हम इसको बाहर रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, एक ही माइनस है तो मल्टीप्लाई करके हमने क्या रख दिया बाहर। 3x है तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा -2xz और नीचे क्या आ जाएगा 9y²। ठीक है, यहां पे भी सेम केस है, बस यहां कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब डिवीजन में क्या है 1। तो 12x इनटू में क्या लिख देंगे 5z अपॉन 13x²। सेम वेरिएबल दिख रहे हैं पावर्स, तो एक पावर यहां से कैंसिल करके सिर्फ यहां पे 1 बच जाएगा। ठीक है, 12 5 जार 60z अपॉन 13x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा हमारा ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स पे हमको ऑपरेशन कैसे करना है। क्लियर है। चलिए, अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जितने भी नंबर्स हैं हमारे, जितने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रैशनल, ये क्या करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है, इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव की और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव की। ठीक है, एडिशन करते समय कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। ठीक है, तो क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर हम सेम नंबर्स का सम करें तो रिजल्ट भी सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल प्लस नेचुरल का सम करें तो रिजल्ट क्या आएगा नेचुरल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 का सम करें 2 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा 3। तो 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, सम करने पे क्या आ गया 3। ठीक है, सेम मल्टीप्लीकेशन में भी सेम फर्स्ट लॉ हमारा क्लोजर लॉ होता है।
इसमें बोला जाता है कि नेचुरल का मल्टीप्लीकेशन नेचुरल से करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, नेचुरल आया ना, ठीक है। फिर हमारा होल नंबर के साथ सेम केस, अगर होल प्लस होल करें तो होल आ जाएगा, जेड प्लस जेड, इंटीजर प्लस इंटीजर करने पे इंटीजर, रैशनल प्लस रैशनल पे क्या आएगा रिजल्ट, रैशनल, ठीक है। ऐसे ही इधर होल इंटू होल, होल आएगा, जेड इंटू जेड, जेड आएगा, क्यू इंटू क्यू, क्यू आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है कि आप ऐसा मत समझना कि ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, n प्लस एन को 2n लिख देना है, ठीक है। ये एक लॉ है जिसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि दो नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो रिजल्ट भी क्या देता है, एक नेचुरल देता है, ठीक है। प्रोडक्ट में भी अगर सेम हम बात करें तो n इंटू एन को आप n स्क्वायर मत लिख देना। हम नंबर्स की बात कर रहे हैं कि अगर नेचुरल का मल्टीप्लीकेशन नेचुरल के साथ किया गया तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर बनेगा, ठीक है। अब आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव इसको बोलते हैं कि अगर दो नंबर्स का सम करें, ठीक है, और उनको हम स्वैप करके सम करें तो भी क्या रिजल्ट सेम बनेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये हुआ अगर a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 5, ठीक है। ऐसे ही कम्यूटेटिव, अगर 2 जैसे a इंटू बी है तो इसमें बोला गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए। टेबल पढ़ते होंगे तो आप कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, तो 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, तो ये बेसिकली है क्या, एक कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा एसोसिएटिव है कि पहले दो नंबर्स का सम फिर तीसरे के साथ, तो इस सेम चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला और दूसरा प्लस तीसरा, ये वैल्यू भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट में बात करें तो ए क्रॉस बी एक साथ करें और बाद में सी करें, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें, इनका भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम, ठीक है। यहां पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिना ब्रैकेट का तीनों का अगर एक साथ सम करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। या यहां पे ऐसा बोले कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी क्या आएगा, सेम, ठीक है। फिर फोर्थ आता है एडिटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर में ऐसे कौन से नंबर का सम किया जाए कि रिजल्ट आइडेंटिटी ही रहे, खुद की पहचान बना के रखे, ठीक है। तो ए में अगर हम क्या ऐड कर दें, 0, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो सेम नंबर रह जाएगा, क्लियर है क्या। फिर ऐसे ही मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ए में कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन करे कि ये रह जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या लिखोगे आप, 1, ए इंटू 1 का रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। फिर आता है एडिटिव इनवर्स, किसी नंबर का इनवर्स, एडिशनल इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो एडिशनल इनवर्स का मतलब होता है कि अभी मैंने इंटीजर में बताया था कि हर नंबर का अपना इमेज होता है, ठीक है। तो ए का जो एडिशनल इनवर्स है वो क्या बनेगा, -a, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 1/a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स को ही हम ऐसा लिखते हैं ए इनवर्स, और ए इनवर्स को एक्सपोनेंशियल पावर सिखाता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a, ठीक है। और जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को ऐड करने के बाद एक प्रॉपर्टी मिली, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये पूरे ही जब तक आप मैथ सीखने वाले हो इस प्रॉपर्टी का यूज आप बार बार करने वाले हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि अगर ए का मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी के साथ किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि सपोज कीजिए ये दो दोस्त हैं एक रूम में बैठे हुए हैं और कोई तीसरा उसका दोस्त, दोनों के दोस्त कॉमन दोस्त एक बाहर से आया, ठीक है। तो ये बाहर वाला जब दोस्त आएगा तो सबसे पहले हाथ मिलाएगा किससे, पहले दोस्त से, फिर किससे हाथ मिलाएगा, दूसरे दोस्त से। अब उसी सेम चीज को मैथमेटिक्स में हम क्या लिख देंगे, पहले ए हाथ मिलाया बी के साथ, ठीक है, और फिर साइन प्लस आया, फिर ए हाथ किससे मिलाएगा, सी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर दिया है 2 इंटू 3 प्लस 5, तो आप चाहो तो इसको बोर्ड मॉस से निकाल सकते हो कि 3 प्लस 5 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है। लेकिन क्या हम इस सेम चीज को 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और इसका एडिशन 2 इंटू 3 6 प्लस 10 क्या आ जाएगा 16। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस सी का रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर, अगले टॉपिक, ठीक है, इरेशनल नंबर के साथ, जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे टॉपिक का जो हमने सीखा अभी तक इसका ओवरव्यू दूं, ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या सीखा है, नेचुरल नंबर क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, होल नंबर क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर, उसका डिनोशन, ठीक है। फिर रैशनल, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आज का था सिखाने का कि रैशनल नंबर को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर आज की एज में बच्चों को होता है तो वो होता है रैशनल के क्वेश्चंस में। वो बार बार कई बार एक ही गलतियां रिपीट करते हैं, ठीक है। तो गलती ना हो उसको हमने क्या किया है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए हमने ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो वंस अगेन आई वुड लव टू से थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।